बुक में जो मेरे पास है उसमें सीवीपी एनालिसिस लिखा हुआ है। वो पीछे सर वाला मेरे पास तो 766 में है ही नहीं ये पेज। 766 नहीं 775 है और पीछे वाला चैप्टर होगा, चेक करें। इससे पीछे है, सीवीपी से पीछे है ब्रेक इवन। अच्छा मतलब ब्रेक की, अच्छा सर मुझे मिल गया। सर पढ़ने क्या लगे हैं? हम पढ़ने लगे हैं जी मार्जिनल कॉस्टिंग, और मार्जिनल कॉस्टिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक व्हिच वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे। पेपर में आएगा? पेपर में तो मार्जिनल कॉस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर ही आता है। सर क्या बताओ, दर्द खा के इस दफा ना दें। जी बिल्कुल। तो मार्जिनल कॉस्टिंग के बारे में बात करते हैं। देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि मार्जिनल कॉस्टिंग को हम डायरेक्ट कॉस्टिंग भी कहते हैं, इसको वेरिएबल कॉस्टिंग भी कहते हैं, और इसे कंट्रीब्यूशन कॉस्टिंग भी कहते हैं। मार्जिनल कॉस्टिंग मींस दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग वन एक्स्ट्रा यूनिट, cost of producing one additional unit is basically called marginal costing. If you have studied economics, you must have studied that marginal cost is the cost of producing one extra unit of output. That is called marginal cost. उसे marginal cost का नाम देते हैं, marginal cost कहते हैं। तो marginal costing accounting में marginal का वर्ड इकोनॉमिक्स से लिया है, इसे डायरेक्ट कॉस्टिंग भी कहते हैं। डायरेक्ट कॉस्टिंग से मुराद ये है कि ओनली डायरेक्ट कॉस्ट शुड बी पार्ट ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट। इसे वेरिएबल कॉस्टिंग भी कहते हैं। इट स्टेट्स दैट कॉस्ट इज डिवाइडेड इनटू टू एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू इट्स वेरिएबिलिटी। कॉस्ट के दो पहलू हैं उसकी वेरिएबिलिटी के हिसाब से, उसकी वेरिएशन के हिसाब से। नंबर वन इज फिक्स कॉस्ट एंड नंबर टू इज वेरिएबल कॉस्ट। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट। हमने एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में इसके बारे में पढ़ा है। मैं उसको दोबारा रिपीट हल्का सा कर देता हूं कि वेरिएबल कॉस्ट इज ए कॉस्ट व्हिच डज नॉट चेंज विद द चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के बढ़ने या कम होने से वेरिएबल कॉस्ट जो है वो चेंज नहीं होती, तब्दील नहीं होती, सेम रहती है। तो वेरिएबल कॉस्ट इज ए कॉस्ट व्हिच डज नॉट चेंज विद द चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। यानी सपोज करें अगर एक यूनिट को बनाने पे डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट हमारी लग रही है 3 रुपए और डायरेक्ट लेबर कॉस्ट जो है वो आपकी लग रही है $2, तो $5 आपकी लगती है एक यूनिट पर कॉस्ट। यानी एक यूनिट को बनाने पर आपके $5 जो है वो लगते हैं। तो 10 यूनिट। सर आप फिक्स कॉस्ट की बात नहीं कर रहे जी? आप फिक्स कॉस्ट की बात नहीं कर रहे जो चेंज नहीं होती है? नहीं, मैं वेरिएबल कॉस्ट की बात कर रहा हूँ। वेरिएबल कॉस्ट इज द कॉस्ट व्हिच चेंजेस विद द चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। मैंने डज नॉट चेंज बोला। जी सर आप सर आपने सर डज आपने नॉट बोला बोला। डज नॉट चेंज, ओह सॉरी। वो तो फिक्स कॉस्ट हो गई ना। जी मैंने शायद पहले भी वैसे एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन दोबारा डिस्कस हम करते हैं इसको कि वेरिएबल कॉस्ट इज ए कॉस्ट व्हिच वेरीज विद द चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, बट टोटल वेरिएबल कॉस्ट चेंज होती है, पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट चेंज नहीं होती। जैसे 10 into 5 करेंगे तो 50 आएगा। अगर आप 100 यूनिट्स बेचेंगे सर मोहसिन आ गया, उसको यस कर लें अंदर। तो ये बढ़ने से, यूनिट्स के बढ़ने से बढ़ जाती है और यूनिट्स के कम होने से कम हो जाती है। यानी कि वेरिएबल कॉस्ट चेंजेस विद द चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के बढ़ने या कम होने से चेंज हो जाती है। प्रोडक्शन के बढ़ने से बढ़ जाती है, प्रोडक्शन के कम होने से कम हो जाती है। अगर आप 5 यूनिट बनाएंगे इंटू 5 तो ये 25 हो जाएगी। यानी टोटल वेरिएबल कॉस्ट चेंजेस विद द चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। अगर 10 यूनिट बना रहे हैं तो वो 50 है, 100 यूनिट बना रहे हैं तो वो बढ़ के 500 हो जाएगी, 5 बना रहे हैं तो वो कम होके 25 हो जाएगी। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट चेंजेस विद द चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, बट पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट विल ऑलवेज रिमेन द सेम। पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट जो है वो चेंज नहीं होती, वो फिक्स रहती है। इट विल रिमेन स्टैग्नेंट, इट विल रिमेन कांस्टेंट। इसी तरह फिक्स कॉस्ट जो है वो टोटल फिक्स कॉस्ट विल नॉट चेंज विद द चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। अगर आप बिल्डिंग का रेंट पे कर रहे हैं 10,000 और आप यूनिट बना रहे हैं सपोज करें 0, इवन एट द लेवल ऑफ 0 आउटपुट आपको बिल्डिंग का रेंट 10,000 ही पे करना पड़ेगा। ठीक है,
अगर आप 100 यूनिट बना रहे हैं तो रेंट जो है, अगर 100 यूनिट बना रहे हैं तो रेंट कितना हो जाएगा 100, और अगर आप 50 यूनिट बना रहे हैं तो पर यूनिट जो फिक्स कॉस्ट है वो बढ़ के हो जाएगी कितनी 200। इसका मतलब क्या हुआ कि फिक्स कॉस्ट जो है वो टोटल में चेंज नहीं होती, टोटल में चेंज नहीं होती, और वेरिएबल कॉस्ट जो है वो पर यूनिट में चेंज नहीं होती। यानी इफ आई विल रिपीट इट लाइक दैट, that total variable cost changes with the change in the volume of production, but per unit variable cost remain the same. On the other hand side of the picture, total fixed cost remain the same with the change in output, ठीक है, up to a certain level, यानी within a relevant range वो change नहीं होगी। मिसाल के तौर पर मैं एक कमरे में 10 बच्चे पढ़ाता हूँ, तो मैं कमरे में 50 बच्चे भी पढ़ा सकता हूँ, लेकिन 50 के बाद एक बच्चा भी और पढ़ाने की जगह कमरे में अवेलेबल नहीं है, तो मुझे एक कमरा और रेंट पर जो है वो ऑक्युपाई करना पड़ेगा और मेरी रेंट कॉस्ट एकदम बढ़ जाएगी। इसका मतलब है कि एक कमरे का रेंट बच्चों के बढ़ने या कम होने से रेंट मुझे उतना ही पे करना पड़ेगा, चाहे मैं एक बच्चा भी ना पढ़ाऊं, इवन देन द फिक्स कॉस्ट विल रिमेन द सेम। तो पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट डज नॉट चेंज and total fixed cost will not change with the change in the volume of production. जैसे टेलीफोन का लाइन रेंट है, और टेलीफोन का जो बिल है इसे हम कहते हैं सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सेमी वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, इसमें कुछ हिस्सा फिक्स्ड होता है, कुछ हिस्सा वेरिएबल होता है। तो टेलीफोन का जो बिल है उसके अंदर अगर हम ज्यादा यूज करेंगे तो बिल ज्यादा आएगा, वो वेरिएबल कॉस्ट है, कम यूज करेंगे तो बिल कम आएगा बिकॉज ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। लेकिन अगर जो टेलीफोन का लाइन रेंट है वो फिक्स कॉस्ट है। टेलीफोन का लाइन रेंट अगर आप टेलीफोन यूज नहीं भी करते तब भी आपको पे करना पड़ेगा। टेलीफोन का लाइन रेंट अगर आप ज्यादा यूज करें या कम यूज करें टेलीफोन को, आपको लाइन रेंट फिक्स्ड ही पे करना पड़ेगा, तो वो फिक्स कॉस्ट है। इसी तरह इलेक्ट्रिसिटी बिल के अंदर भी कुछ चीजें फिक्स कॉस्ट होती हैं, जो कि फिक्स कॉस्ट का एलिमेंट भी उसमें मौजूद होता है, जो कि यूजेज के ज्यादा या कम होने से चेंज नहीं होती। इवन एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट fixed cost remains unchanged, but I'm talking about total fixed cost. Total fixed cost change नहीं होती और per unit variable cost change नहीं होती। Marginal cost क्या होती है? Cost of producing one extra unit, यानी एक यूनिट को इजाफी बनाने पर जो कॉस्ट आती है उसे कहते हैं मार्जिनल कॉस्ट। और मार्जिनल कॉस्ट इज ऑलवेज डायरेक्ट कॉस्ट, यानी सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट ही मार्जिनल कॉस्ट होती है, राइट? उसे वेरिएबल कॉस्टिंग भी कहते हैं। जैसे कि मैं 10 यूनिट बनाता हूं तो एक यूनिट के हिसाब से मेरा खर्चा कितना आता है 50। अगर मैं एक यूनिट और बनाऊं तो मुझे 5 रुपए खर्चा और आएगा। तो जो 5 रुपए है दैट इज बेसिकली माय वेरिएबल कॉस्ट विच हैज चेंज्ड बाय $5 बाय प्रोड्यूसिंग वन एक्स्ट्रा यूनिट। एक एक्स्ट्रा यूनिट बनाने से मेरी कॉस्ट में $5 का इजाफा हो गया है, and that is my variable cost, that is my marginal cost of producing one extra unit. एक एक्स्ट्रा यूनिट बनाने से मेरी वेरिएबल कॉस्ट में चेंज हो गया, इजाफा हो गया है, उसे हम कहते हैं मार्जिनल कॉस्ट या वेरिएबल कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्टिंग बेसिकली टेक्निक है, इट इज नॉट ए कॉस्टिंग मेथड, इट इज अ टेक्निक which is used for decision making because it states that only variable cost of production should be part of the production cost. एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग ये कहती है, देखिए एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग ये कहती है अगर आपने किसी चीज की कॉस्ट निकालनी है तो उसमें डायरेक्ट मटेरियल भी शामिल होगा, डायरेक्ट लेबर भी शामिल होगी, वेरिएबल ओवरहेड्स भी शामिल होंगे और फिक्स्ड ओवरहेड्स भी शामिल होंगे। लेकिन मार्जिनल कॉस्टिंग ये कहती है कि इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस वन यूनिट ओनली वेरिएबल कॉस्ट शुड पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट कॉस्ट। सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को आप प्रोडक्शन कॉस्ट का हिस्सा समझते हैं। सही, दोबारा समझा दूं। वो कहती है कि प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को प्रोडक्शन कॉस्ट का हिस्सा समझेंगे, जिसमें क्या क्या चीजें आएंगी, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स। जो फिक्स्ड कॉस्ट है उसे हम पीरियड कॉस्ट कंसीडर करते हैं, यानी ये प्रोडक्शन कॉस्ट का हिस्सा नहीं है, यानी फिक्स्ड ओवरहेड्स को
वो कहते हैं कि प्रोडक्शन कॉस्ट का हिस्सा नहीं है। इसकी मैं एग्जांपल आपको देता हूँ बड़ी आसानी से। आप एक यूनिट बनाते हैं जिसपे मटेरियल कॉस्ट लगती है $3, लेबर लगती है $2 की, और वेरिएबल ओवरहेड लगती है उसके ऊपर $1 की। तो एक यूनिट को बनाने में कितने लगे? $6। ये उसकी वेरिएबल कॉस्ट है। लेकिन उसके अलावा भी खर्चा होता है, जैसे कि रेंट है बिल्डिंग का, फैक्ट्री टैक्सेस हैं, डेप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्री मशीनरी है, ये सब इनडायरेक्ट कॉस्ट है, ये सब फिक्स कॉस्ट है। तो फिक्स कॉस्ट को हम प्रोडक्शन कॉस्ट का हिस्सा नहीं लेते मार्जिनल कॉस्टिंग में, बिकॉज मार्जिनल कॉस्टिंग इज नॉट ए कॉस्टिंग मेथड, इट इज यूज्ड ओनली फॉर डिसीजन मेकिंग। हम पढ़ते हैं और फिर इसको मजीद डिस्कस करते हैं। देखिए, मार्जिनल कॉस्टिंग को डायरेक्ट कॉस्टिंग भी कहते हैं, वेरिएबल कॉस्टिंग भी कहते हैं, कंट्रीब्यूशन कॉस्टिंग भी कहते हैं। क्या होती है मार्जिनल कॉस्टिंग? इज द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग वन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ ए प्रोडक्ट। मैं एक मिसाल देता हूं आपको। मैं 10 कुर्सियां बना रहा था, 10 चेयर मैन्युफैक्चर करता था। अगर मैं एक चेयर और बनाऊंगा तो क्या मुझे अलीना रेंट बिल्डिंग का ज्यादा पे करना पड़ेगा? बताएं। नो सर। नहीं। क्या मुझे बिजली का बिल एक चेयर बनाने पर एक्स्ट्रा पड़ जाएगा? नहीं। लेकिन नो। लकड़ी ज्यादा लगेगी, लेबर ज्यादा लगेगी, इसका मतलब है वेरिएबल कॉस्ट चेंज होगी। एक कुर्सी को बनाने पे जो डायरेक्ट कॉस्ट खर्चा आ रहा है वो चेंज होगा, लेकिन फिक्स कॉस्ट में कोई चेंज नहीं आएगा। इसीलिए मार्जिनल कॉस्टिंग में हम सिर्फ डायरेक्ट कॉस्ट को या वेरिएबल कॉस्ट को शामिल करते हैं, और इसे कंट्रीब्यूशन कॉस्टिंग भी कहते हैं, बिकॉज मार्जिनल कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग वन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ आउटपुट। In producing one extra unit of output, we will incur only variable cost of producing that extra unit. Fixed cost will remain the same. Electricity, बिजली का बिल, rent, cleaning, इसमें कोई change नहीं आना, वो same रहेगी. Marginal cost is not a costing method, but it is used for decision making. Only variable cost of production will be subtracted from sales in order to find contribution. Variable selling and admin expenses will be subtracted to get contribution if given. कंट्रीब्यूशन क्या होता है, अब उसके बारे में थोड़ी सी हम बात करते हैं कि कंट्रीब्यूशन होता क्या है हमारा। अगर आप सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दें तो जो आंसर आपका आता है उसे हम कहते हैं कंट्रीब्यूशन। यानी कंट्रीब्यूशन क्या होता है? अगर आप सेल्स में से कंट्रीब्यूशन क्या है जी हमारा? सेल्स में से अगर हम माइनस कर दें वेरिएबल कॉस्ट, जो आपके पास आंसर आता है उसे हम कहते हैं कंट्रीब्यूशन। ठीक है जी। सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दें तो आपका आंसर आता है कंट्रीब्यूशन। सपोज करते हैं कि आपकी जो सेल्स है वो $10 की है, इसमें से मैं लेस कर देता हूं वेरिएबल कॉस्ट जो कि प्रोडक्शन को बनाने पे लग रही है। डायरेक्ट मटेरियल जो है वो लग रहा है $3 का, डायरेक्ट लेबर लग रही है $2 की, टोटल 5 आ जाएगा। तो जो 5 बचा है दैट इज द कंट्रीब्यूशन। सर इसी को तो प्राइम कॉस्ट बोलते हैं। नहीं बेटा, वो तो डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर को मिला के जो आती है उसको हम प्राइम कॉस्ट बोलते हैं, उसका कोई ताल्लुक नहीं है इस बात से। हम इस वक्त कंट्रीब्यूशन कॉस्टिंग पढ़ रहे हैं जो अलग मेथड ऑफ कॉस्टिंग है। कंट्रीब्यूशन इज द अमाउंट, प्राइम कॉस्ट में ऐड करते हैं हम कॉस्ट, इसमें लेस कर रहे हैं। इसमें तो नहीं, डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर अभी भी प्राइम कॉस्ट ही है, हम तो कंट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं। फिर कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए हम लेस करते हैं ना दी सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करें, you will get to contribution. So contribution is the amount of profit. Contribution is the amount of profit which you have gotten, which you have get before subtracting fixed cost. Fixed costs minus करने से पहले जो आपका profit होता है उसे contribution कहते हैं. Contribution is the amount of profit which contribute to recover fixed cost. Contribution is the amount of profit which covers the fixed cost. This is used to cover fixed cost. Fixed cost minus करने से पहले जो profit कहलाता है उसे contribution कहते हैं। यानी सेल्स में से अगर आप सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दें तो आपका जो आता है उसे contribution कहते हैं। इसमें से फिर हम माइनस करते हैं, इसमें से हम लेस करते हैं फिक्स कॉस्ट अगर दी हो तो।
सपोज Sir. कर रहे हैं कि वो 2 दी हुई है, तो 3 जो आएगा ये आपका कहलाएगा आपका प्रॉफिट। यानी कि हमने अरे ये ऊपर से जा रहा है सब कुछ। किया है, हमने सेल्स में से टोटल कॉस्ट माइनस नहीं की, हमने सेल्स में से पहले वेरिएबल कॉस्ट माइनस की है, तो कंट्रीब्यूशन निकाला है, ऑल वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट माइनस करने के बाद जो आए अमाउंट उसे कहते हैं कंट्रीब्यूशन, और कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस करें तो आपका प्रॉफिट आएगा। जी कुछ आप कह रहे थे, बताएं। कोई क्वेश्चन आप पूछ रहे सर वो जो डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर को जब हम ऐड करते थे तो सर हमारा वो प्राइम कॉस्ट नहीं आती थी। यार आपने दोबारा यही सवाल पूछा है। मैं प्राइम कॉस्ट थोड़ी निकाल रहा हूँ बेटा, मैं कंट्रीब्यूशन अप्रोच यूज कर रहा हूँ मार्जिनल कॉस्टिंग के हवाले से। मैंने अभी ये यहाँ पे लिखवाया है, देखें दोबारा पढ़ लेते हैं। मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, मार्जिनल कॉस्टिंग इज नॉट ए कॉस्टिंग मेथड। हम पहले डिसीजन मेकिंग, ठीक है। absorption costing is a costing method which is used to find total cost in order to find selling price. आगे समझ सर। Marginal costing is just used for decision making. And why it is used for decision making? Because it has a different approach. What is the approach? Approach is this, that only variable cost of production will be subtracted from sales in order to find contribution first. Then fixed cost will be subtracted. देखिए, contribution is the amount of profit which contributes to recover fixed cost incurred in the production. उसके बाद हम fixed cost minus करते हैं प्रॉफिट फाइंड करने के लिए। अब सवाल ये उठता है कि सर वेरिएबल कॉस्ट टोटल कॉस्ट में फिक्स कॉस्ट भी लेनी चाहिए, तरीका तो ये होना चाहिए। तो मैंने भी यही कहा है कि भाई यही तरीका यूज होता है, लेकिन मार्जिनल कॉस्टिंग में हम ये मेथोडोलॉजी यूज नहीं करते बिकॉज इट इज ओनली यूज फॉर डिसीजन मेकिंग पर्पस। इसमें हम पहले वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं, जो आंसर आता है उसमें से फिक्स कॉस्ट माइनस करते हैं, फिर आपका प्रॉफिट आता है। वजह ये कि मार्जिनल कॉस्टिंग ये कहती है कि फिक्स कॉस्ट में तो चेंज होना ही नहीं है। अगर बिल्डिंग का रेंट मैं पे कर रहा हूं 1 करोड़ रुपया, 10 लाख रुपया, मैं उसमें 10 यूनिट बनाऊं, 20 बनाऊं, 50 बनाऊं या ना बनाऊं, प्रोडक्शन के बढ़ने या कम होने से मार्जिनल कॉस्टिंग या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में चेंज नहीं आ रहा, रेंट में चेंज नहीं आ रहा। तो मार्जिनल कॉस्टिंग ये कहती है कि फिर रेंट को प्रोडक्शन कॉस्ट में शामिल नहीं करना चाहिए। मार्जिनल कॉस्टिंग सेज दैट फिक्स कॉस्ट शुड नॉट बी ए पार्ट ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट को प्रोडक्शन कॉस्ट में शामिल ना करें। क्यों ना करें? क्योंकि फिक्स कॉस्ट प्रोडक्शन के बढ़ने या कम होने से तब्दील नहीं होती। अगर आप प्रोडक्शन ना भी बनाएं, 1 यूनिट भी ना बनाएं, तब भी आपको फिक्स कॉस्ट तो इनकर करनी पड़ेगी। फर्ज कर ले मुझे ऑर्डर मिलता है, देखिए मैं आपको मिसाल देता हूँ छोटी सी। मुझे एक ऑर्डर मिला है 10 यूनिट बनाने का। 10 यूनिट बनाने का मुझे ऑर्डर मिला है और वो कहते हैं कि आप 1 यूनिट हम आपसे खरीदेंगे कितने का, $10 का। तो मुझे कितने पैसे अमाउंट प्रॉफिट कितना मिल रहा है? 100 रुपया मुझे मिल रहा है। मेरी जो वेरिएबल कॉस्ट आती है, वेरिएबल कॉस्ट मेरी है, डायरेक्ट मटेरियल है मेरा, वो मेरा है जी $4 का। डायरेक्ट लेबर जो है वो मेरी आती है जी $5 की पर यूनिट 1 यूनिट पे। टोटल कितनी बनेगी जी ये? अगर 10 पे हो टोटल ये कितनी बन जाएगी? 40। 40 और 50। ये कितनी बन जाएगी? 50। कैसे? 10 कंट्रीब्यूशन होगा, 10 मल्टीप्लाइड बाय, और यहाँ भी 10 मल्टीप्लाइड बाय 5, 50 हो जाएगा। अब अगर इसमें से मैं माइनस करता हूँ 40 और 50 को, तो मेरे पास जो आंसर आता है वो आता है मेरे पास 90। और मेरे पास जो कंट्रीब्यूशन है या प्रॉफिट जो बचता है, जिसे हम अब कंट्रीब्यूशन का नाम देंगे, वो मेरे पास कितना आता है? 10। ठीक है जी, ये मेरे पास आ जाता है। इसे मैंने किसका नाम दिया? कंट्रीब्यूशन का।
इसके अलावा भी कोई हो सकती है वेरिएबल कॉस्ट, जो भी वेरिएबल कॉस्ट होगी वो उसमें उसको हम माइनस करेंगे, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट चेंजेस विद द चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के बढ़ने या कम होने से वेरिएबल कॉस्ट चेंज हो जाती है। अब वो कहता है कि आपके पास फिक्स कॉस्ट भी आपकी इनकर हो रही है, हर यूनिट पर आपको तकरीबन जो है फिक्स कॉस्ट पे करनी पड़ती है, मशीन आपको रेंट पे लेनी पड़ती है $3 के हिसाब से। अगर हम $3 के हिसाब से फिक्स कॉस्ट शामिल करते हैं तो इस तरह तो मेरा जो प्रॉफिट है वो तो लॉस आ रहा है। तो क्या आप इस ऑर्डर को एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे 10 यूनिट्स का? देखें, मैंने सोचा कि मैं 80 यूनिट्स तो बना रहा हूं और ऑलरेडी मैन्युफैक्चर्ड बाय अस, वो तो मैं बना ही रहा हूं और मुझे 10 यूनिट्स का ऑर्डर और आया है। तो भाई ये जो मेरी 3 यूनिट पर यूनिट के हिसाब से फिक्स कॉस्ट पड़ रही है, जो कि मेरी 80 यूनिट के हिसाब से बनती है तकरीबन, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें 80 के साथ, ये मुझे टोटल में पड़ रही है कितनी, 240 की फिक्स कॉस्ट। ये चेंज नहीं होनी है, क्योंकि फिक्स कॉस्ट प्रोडक्शन के बढ़ने या कम होने से चेंज नहीं होती। आई विल एक्सेप्ट दिस ऑर्डर, वाई? बिकॉज मैं 10 यूनिट बेचता हूं $10 के, जब पे उस पर खर्चा $1 पे कितना आ रहा है एक यूनिट पर, 9 रुपए, मुझे $1 का फायदा हो रहा है। आई विल एक्सेप्ट द ऑर्डर, वाई? बिकॉज फिक्स कॉस्ट विल रिमेन द सेम। 80 यूनिट बनाने पर भी वो 240 ही रहेगी और 10 यूनिट मजीद बनाने पर भी फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं होती। फिक्स कॉस्ट प्रोडक्शन के बढ़ने या कम होने से टोटल में चेंज नहीं होती। तो ये कॉन्सेप्ट हम पढ़ने जा रहे हैं, दैट मार्जिनल कॉस्टिंग इज यूज्ड फॉर डिसीजन मेकिंग। जब मुझे ये डिसीजन लेना है कि मैं मजीद 10 यूनिट बनाऊं, 10 यूनिट का ऑर्डर 10 रुपए के हिसाब से जो मुझे पैसे मिल रहे हैं एक्सेप्ट करूं या ना करूं, तो मैं एक्सेप्ट करूंगा। व्हाई? बिकॉज इट इज गिविंग मी पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन, मुझे कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव मिल रहा है, क्योंकि फिक्स कॉस्ट मेरी चेंज नहीं होनी है। वो 80 यूनिट पर भी $3 ही रहेगी, 240 रहेगी, और ज्यादा बनाने पर भी 240 ही रहेगी। फिक्स कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट प्रोडक्शन के बढ़ने या कम होने से चेंज नहीं होती। तो ये बेसिकली हमारा कॉन्सेप्ट है, और इससे आगे अब हम जाएंगे कि ये डिसीजन मेकिंग के लिए यूज होती है। कैसे यूज होती है उस पर डिस्कस हम आहिस्ता आहिस्ता साथ साथ करते रहेंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा आता है ब्रेक इवन का, कि ब्रेक इवन क्या होता है। ब्रेक इवन पॉइंट आपने बिजनेस में पढ़ा होगा। ब्रेक इवन इज द पॉइंट विच इज नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन, व्हेन बिजनेस इज हैविंग नाइदर ए प्रॉफिट नॉर ए लॉस। यानी ब्रेक इवन इज द पॉइंट क्या होता है, जब आपका कॉस्ट और सेल प्राइस बराबर हो जाए, ये टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टोटल कॉस्ट। ब्रेक इवन पॉइंट इज अ पॉइंट व्हेन टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू बिकम्स टोटल कॉस्ट। यानी अगर मैं इस पॉइंट पर आपको समझाना चाहूं तो ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा इस क्वेश्चन के हिसाब से, कि आपकी फिक्स कॉस्ट भी कितनी है 5, कंट्रीब्यूशन भी कितना है 5, प्रॉफिट क्या आ गया 0। तो दिस इज माय ब्रेक इवन पॉइंट व्हेन द बिजनेस इज हैविंग नाइदर ए प्रॉफिट नॉर ए लॉस। तो ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, जब बिजनेस को ना तो फायदा हो रहा है, ना प्रॉफिट हो रहा है, ना लॉस हो रहा है, नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन। वो कब होती है, जब आपका कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट के बराबर आ जाए। कोई भी एग्जांपल ले लें, मैं कोई और एग्जांपल लेके सॉल्व कर देता हूं अभी इसको, मिसाल के तौर पे सपोज करें कि आपकी जो सेल्स है वो 100 है और आपकी जो कॉस्ट है, डायरेक्ट मटेरियल 30 का लग रहा है, डायरेक्ट लेबर 20 की लग रही है, और वेरिएबल ओवरहेड्स, यानी ओवरहेड्स में भी वेरिएबल कॉस्ट है 10 की, ये 60 आ गया। मेरा कंट्रीब्यूशन कितना आ गया, आपको पता है सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करता हूं, उसको हम कहते हैं कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन इज द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट व्हिच इज यूज्ड टू रिकवर फिक्स कॉस्ट। अब मुझे बताएं कि क्या अमाउंट ऐसी हो कि आपका प्रॉफिट और लॉस ब्रेक इवन हो जाए, यानी ऐसी सिचुएशन हो जाए कि बिजनेस को ना प्रॉफिट हो रहा हो ना लॉस हो रहा हो। फिक्स कॉस्ट 40 हो।
कि आपकी फिक्स कॉस्ट कितनी हो कि आपका प्रॉफिट 0 हो जाए? बताएं। 40. इसका मतलब है कि द पॉइंट वेयर कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट, दैट इज योर ब्रेक इवन पॉइंट। जहां पे फिक्स कॉस्ट इक्वल हो जाएगी कंट्रीब्यूशन के, दैट बेसिकली नोन एज योर ब्रेक इवन पॉइंट। तो उसको बारे में मैं थोड़ा मजीद आपसे डिस्कशन करता हूं। देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन जो होगी आपकी, यानी ब्रेक इवन आपका कब होगा? ब्रेक इवन सेल्स कब होंगी आपकी? यानी ब्रेक इवन सेल्स कौन सा पॉइंट होगा आपका? जब आपका कंट्रीब्यूशन जो है ये क्या हो जाएगा? दैट शुड बी इक्वल टू फिक्स कॉस्ट। दैट इज माय ब्रेक इवन पॉइंट। यानी ब्रेक इवन पॉइंट मेरा काम कहां पे बनेगा? जब मेरी फिक्स कॉस्ट जो है बराबर हो जाएगी किसके? कंट्रीब्यूशन मेरी बराबर हो जाएगी किसके? फिक्स कॉस्ट की। Fixed cost. यानी वेयर कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट, मेरा ब्रेक इवन पॉइंट हो जाएगा। यानी मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि ब्रेक इवन पॉइंट कहां पे होगा? जहां पे टोटल कंट्रीब्यूशन बराबर हो जाएगा किसके? टोटल फिक्स कॉस्ट के। टोटल फिक्स कॉस्ट। टोटल कंट्रीब्यूशन हम कैसे निकाल सकते हैं? देखें, यूनिट सोल्ड, जितने यूनिट्स आप बेच रहे हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे इसको आप किससे? पर यूनिट कंट्रीब्यूशन से। यानी एक यूनिट पर कितना कंट्रीब्यूशन हो रहा है, पर यूनिट कंट्रीब्यूशन से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो बराबर आपके कितना कितना बराबर आना चाहिए? टोटल फिक्स कॉस्ट की। तो यूनिट सोल्ड मैं यहां से निकाल सकता हूं, इसको मैं ये भी लिख सकता हूं, ब्रेक इवन यूनिट्स सोल्ड कितने होंगे मेरे? इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पर यूनिट कंट्रीब्यूशन। क्या ये फार्मूला मैंने सही लिखा है? ये मैंने फार्मूला Yes, sir. इस बेसिकली इस सारे चीज से डेवलप किया एक्चुअली खुद। आप इसको याद भी कर सकते हैं, कोई गलत बात नहीं, याद करना तो याद करना, बिकॉज कंट्रीब्यूशन ब्रेक इवन पॉइंट वहां पे आएगा जहां कंट्रीब्यूशन बराबर होगी फिक्स कॉस्ट के। तो कंट्रीब्यूशन, टोटल कंट्रीब्यूशन क्या होगी? यूनिट सोल्ड मल्टीप्लाई पर यूनिट कंट्रीब्यूशन। कितने यूनिट आपने बेचे हैं और एक यूनिट पर कितनी कंट्रीब्यूशन हो रही है। तो मैंने यूनिट सोल्ड निकाल लिए, कितने यूनिट बेचूं कि मेरी फिक्स कॉस्ट ब्रेक इवन हो जाए। तो उसका फार्मूला क्या आ गया? टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पर यूनिट कंट्रीब्यूशन। इससे मैंने ब्रेक इवन पॉइंट का फार्मूला खुद से डेवलप किया। ये देखिए जरा दोबारा पढ़ते हैं इसको हम। ब्रेक इवन इज द पॉइंट ऑफ सेल्स वेयर यू आर इनकरिंग नाइदर ए प्रॉफिट नॉर ए लॉट। इट मींस नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन। इट इज द पॉइंट ऑफ सेल्स वेयर टोटल रेवेन्यू बिकम्स इक्वल टोटल कॉस्ट। नेक्स्ट, ब्रेक इवन सेल्स इन यूनिट्स का फार्मूला क्या होता है? फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ये फार्मूला कैसे बना है? क्योंकि हमें पता है कंट्रीब्यूशन बराबर होता है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कंट्रीब्यूशन। सारी बात यही होगा ना, ये मैं बता चुका हूं आपको पहले कि फिक्स कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करें तो बनेगा टोटल कंट्रीब्यूशन। इन केस ऑफ ब्रेक इवन प्रॉफिट इज इक्वल टू 0। प्रॉफिट हम 0 कंसीडर कर लेंगे तो कंट्रीब्यूशन विल बी इक्वल टू फिक्स कॉस्ट। कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट, तो यूनिट सोल्ड मल्टीप्लाई विद कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज इक्वल टू 0 प्लस फिक्स कॉस्ट। तो ब्रेक इवन यूनिट सोल्ड फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, आपका आंसर जो है वो
निकल आएगा इजीली। मैं दोबारा इसको बताता हूं, देखें, कंट्रीब्यूशन लेस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट। तो प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट इक्वल टू कंट्रीब्यूशन। प्रॉफिट क्या है? 0। इसका मतलब है फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन होगा तो ही आपका प्रॉफिट 0 होगा। कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, या प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट इक्वल टू कंट्रीब्यूशन, एक ही बात है। प्रॉफिट क्योंकि 0 है ब्रेक इवन में, तो कंट्रीब्यूशन बराबर होना चाहिए फिक्स कॉस्ट के। वहां से मैंने फॉर्मूला डेवलप किया, क्योंकि कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट के इक्वल होना चाहिए। टोटल कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टोटल फिक्स कॉस्ट। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ आगे, यहाँ पे मैं आगे लिख सकता हूँ प्रॉफिट कितने हैं, या कंसीडरिंग द प्रॉफिट इज 0, यूनिट सोल्ड इज इक्वल टू पर यूनिट कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट। तो ब्रेक इवन यूनिट्स का फॉर्मूला निकल आएगा टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पर यूनिट कंट्रीब्यूशन। इससे हम ब्रेक इवन का फॉर्मूला डेवलप कर लेंगे। जी बताएं, समझ आ गई इसकी, या दोबारा रिपीट करूं? ये फॉर्मूला समझ आ गया? सर ये एक चीज समझिए Yes, कि sir. यूनिट सोल्ड को पर यूनिट कंट्रीब्यूशन से मल्टीप्लाई क्यों किया है? मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया, मुझे ये बताते हैं वो कि आपका जो पर यूनिट कंट्रीब्यूशन है वो 10 है। ये सॉरी, एक मिनट, एक सेकंड जी, मेरे पास पर यूनिट कंट्रीब्यूशन जो है वो 10 है। मैं कितने यूनिट बेच रहा हूं इस वक्त? यूनिट सोल्ड कितने कर रहा हूं? तो बेटा टोटल कंट्रीब्यूशन ऐसे ही निकलेगा था 10 into 10। क्या ख्याल है? अगर मैं सपोज करूं, जी जी, अगर मैं सपोज करूं कि ये कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है नहीं, पर टोटल में वैसे है। अगर मैं इसको यूनिट्स में लेके जाना चाहूं तो पर यूनिट कंट्रीब्यूशन कितना आएगा? 18 में बताता हूं, एक सेकेंड। तो मैं क्या करूंगा, मैं 10 को डिवाइड कर दूंगा 10 से, ऐसे ही है यूनिट से। तो पर यूनिट कंट्रीब्यूशन कितना आ गया? 1। तो यूनिट सोल्ड कितनी है? 10। 1 यूनिट कंट्रीब्यूशन कितना है? 1 इज इक्वल टोटल फिक्स कॉस्ट। यहां से मैंने ब्रेक इवन यूनिट सोल्ड निकाले हैं कि अगर मैं कितने यूनिट्स बेचूं कि मेरा ब्रेक इवन हो जाए, यानी मेरी फिक्स कॉस्ट कंट्रीब्यूशन के बराबर आ जाए। समझ आइए आपको कि नहीं आई? अब जी सर, प्रैक्टिस से आ ही जाएगी। प्रैक्टिस से मेरा ख्याल है आपको भी बात समझ नहीं है, इसमें प्रैक्टिस की बात नहीं है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर मैं 10 आम, सर आपकी वॉइस लैग कर रही है। मेरी आवाज सर लैग कर रही है। हाँ जी मुझे लगा थोड़ी सी सर जैसे गेम लैग कर रही है ना, की वॉइस भी कर रही है। हाँ, अभी लैग की, अब ठीक हो जाएगी, अब ठीक है। यार मैं 10 आम बेचता हूँ, एक आम 5 रुपए का है, तो कितने आम, अमाउंट कितनी बनेगी आम की? 50 रुपए, ठीक है जी जी स्मार्ट, ठीक है। अच्छा तो अगर स्मार्ट मुझे ये बताओ कि ये 5 ना मुझे पता हो और मैं 10 आम बेचता हूँ 50 के, तो मैं पर यूनिट नहीं निकाल सकता? निकाल सकते हैं। तो ये मैंने क्या किया यहाँ पे, क्या मैंने यूनिट्स को मल्टीप्लाई नहीं किया पर यूनिट, यूनिट्स को मल्टीप्लाई नहीं किया पर यूनिट के साथ, तभी टोटल आया ना? हाँ जी हाँ जी। इसी तरह मैंने टोटल कंट्रीब्यूशन यहाँ पे कैसे निकाला है, यूनिट सोल्ड जो किए हैं उसको पर यूनिट कंट्रीब्यूशन से मल्टीप्लाई करूंगा तभी टोटल कंट्रीब्यूशन आएगा ना? ओके हो गया सर। जी टोटल कंट्रीब्यूशन समझ इसको अभी भी नहीं आया सर। जी जी समझ इसको अभी भी नहीं आया। नहीं आ गया होगा मेरे ख्याल में, इतना मुश्किल नहीं है पॉइंट ये। तो फार्मूला असल में तो फार्मूला सर आम खाते हैं ना, इस वजह से आम से याद आ गया, रिलेटेबल है वो। यूनिट्स आप कह रहे थे ना, उससे रिलेट नहीं कर रहा था। ठीक है। तो बेसिकली आपने फार्मूला ही याद करना है कि ब्रेक इवन का फार्मूला क्या है। ब्रेक इवन का फार्मूला है आपका फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ठीक है जी। अब इससे आगे हम चलेंगे नेक्स्ट कल क्लास में, इसी क्लास में इससे नेक्स्ट हम कल आगे। सर आज के लिए छुट्टी? आज फिलहाल तो छुट्टी है, लेकिन कल हम आगे मार्जिनल कॉस्ट स्टार्ट करेंगे इसी टाइम पे। अभी हम A2 क्लास स्टार्ट, ओके सर ओके। आप आ जाए थैंक यू सर, बाय। क्लास सर अब इस मंथ में 7:42 जितना भी टाइम होगा 7:40 से क्लास स्टार्ट होगी ना?
हाँ जी हाँ जी, इस मंथ में नहीं है, फिलहाल 1-2 दिनों के लिए देखते ये हैं, पूरा मंथ इस वीक के लिए, फिर देखें क्या करना है। फिर चेंज हो जाएगी।